इंडिया का एक ऐसा पॉपुलर बैंक जिसका 900 करोड़ का लोन फ्रॉड आया। उस बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं उनका विजय माल्या के साथ सीक्रेट मीटिंग सामने आई। फोर्स इंडिया, फॉर्मूला 1 टीम, प्राइवेट जेट्स, फ्रांस में 250 करोड़ का मेंशन, सब कुछ लोन के पैसों से। और ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आज मैं आपको बताऊंगा ये जो बैंक है ना, इसकी पूरी कहानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी भी कवर नहीं किया। 15 बैंकर्स के नाम आए इन फ्रॉड केसेस में। 9000 करोड़ का डिफॉल्ट, पब्लिक मनी डूबा, लोन अप्रूव्ड हुआ, ये भी जानने के बाद कि इनका नेगेटिव नेटवर्थ है। बैंक एक्सपोजर 750 करोड़ का, लेकिन सीक्रेटली 900 करोड़ कैसे बन गया? प्रॉपर्टीज यूके, फ्रांस में खरीदे गए जब एयरलाइन डूब रहा था। प्लस लेटेस्ट अपडेट है कि मार्च 2025 प्राइवेटाइजेशन बिड्स में कंट्रोवर्शियल बिडर्स और एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे थे। ये सिर्फ बैंकिंग क्राइसिस नहीं है दोस्तों, ये कॉन्स्पिरेसी है, करप्शन है और इंडियाज बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड की केस स्टडी है। दोस्तों आज आप जानोगे वो सीक्रेट जो फाइल में हिडन है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आप मुझे अक्सर देखते होंगे जॉब शो में और अलग अलग सेशंस भी मैं कभी कभी लाता रहता हूं। ये बात कर रहा हूं आईडीबीआई बैंक की। अब सबसे पहले समझ लेते हैं आईडीबीआई बना क्यों, क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए। 1 जुलाई 1964 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर आईडीबीआई एस्टैब्लिश हुआ एज आरबीआई सब्सिडरी। बिल्कुल सही सुना आपने, पहले ये एज अ आरबीआई सब्सिडरी काम करता था। इसका रोल बहुत सिंपल था, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल लोन देखना, मैनेज करना, फैक्ट्री सेटअप फाइनेंस करना, मॉडर्नाइजेशन फंडिंग करना, प्रोजेक्ट अप्रेजल एक्सपर्टीज था इसको। 1976 में क्या हुआ, ये जो ओनरशिप था ना आरबीआई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया और फिर उसका गोल्डन एरा शुरू होता है 1970s से लेकर 1990s तक। दोस्तों आईडीबीआई जो है वो एपेक्स डीएफआई बन गया। डीएफआई क्या होता है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल ऑफ इंडिया या डेवलपमेंट फाइनेंस ऑफ इंडिया। स्टील प्लांट्स, ऑटो फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स सबको फाइनेंस करने लगा। बाय 1990s India's largest development financial institution with impeccable reputation in project appraisal। लेकिन ये रेपुटेशन ही आगे जाके ना एक्सप्लॉइट हुई। करप्ट ऑफिशियल्स ने मिसयूज किया ये क्रेडिबिलिटी को। 1991 रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ था? 1 अक्टूबर 2004 की बात है, आईडीबीआई बिकेम बैंकिंग कंपनी। 7 मई 2008 में दोस्तों आईडीबीआई बैंक लिमिटेड बना ऑफिशियली और 3 अक्टूबर 2006 को यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक मर्ज हुआ। बट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बैंक का जो ट्रांजिशन था वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था। ओल्ड इंडस्ट्रियल कल्चर, न्यू रिटेल बैंकिंग डिमांड्स, लार्ज टिकट लोन का लेगेसी था, रिस्क असेसमेंट मैकेनिज्म बहुत वीक था, रिकवरी कल्चर एब्सेंट था यहां पे। और यहां से शुरू होता है रियल स्टोरी दोस्तों। अब आते हैं उस कहानी पे जो बहुत शॉकिंग है। 900 करोड़ का फ्रॉड। 2009 में क्या हुआ था? किंगफिशर एयरलाइंस सबने सुना होगा, विजय माल्या की जो कंपनी थी वो डूब रही थी। सबको पता था कि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, इट वाज डाइंग कंपनी। बट आईडीबीआई बैंक ने लोन दिया इस कंपनी को। बिल्कुल सही सुना, नॉट जस्ट एनी लोन। यार लोन तो बोलना मैं क्या ही बोलूं अब मैं, 900 करोड़ रुपए। अब अंदर की कहानी पता है क्या है? 6 अक्टूबर 2009 को विजय माल्या पर्सनली मिलते हैं किससे? आईडीबीआई के सीएमडी से, जो कि थे योगेश अग्रवाल जी। दूसरे ही दिन 7 अक्टूबर 2009 को क्या होता है? 150 करोड़ शॉर्ट टर्म लोन अप्रूव हो जाता है। वाह, रुकिए, इससे भी बुरी हालात क्या है? 27 नवंबर 2009 को एक दूसरा 750 करोड़ लोन सैंक्शन होता है। टोटल कितना हो गया? 900 करोड़। लेकिन यहां पे हिडन पार्ट क्या है मालूम है? आईडीबीआई का जो एक्सपोजर लिमिट था वो सिर्फ 750 करोड़ का था, पर लोन दिया गया 900 करोड़। कैसे? सिंपल है। जीएम जो इनके थे बुद्धा देव, जीएम मतलब जनरल मैनेजर जो थे बुद्धा देव दास गुप्ता, इन्होंने किंगफिशर का लोन अलग स्ट्रक्चर में पार किया ताकि एक्सपोजर लिमिट बाईपास हो जाए। ये डेलिब्रेट मूव था दोस्तों। कंपनी के नेगेटिव नेटवर्थ पहले से डिफॉल्ट ऑडिटर्स ने वार्निंग दी थी कि यार 4630 करोड़ का शॉर्ट टर्म फंड्स लॉन्ग टर्म यूज हो रहे हैं। 100 करोड़ से ज्यादा इनका टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया 6 महीने से, रेटिंग अवेलेबल ही नहीं है, बट फिर भी लोन अप्रूव हुआ। कैसे? यही तो सवाल है और यही हो रहा था। सिंपल है, कॉन्स्पिरेसी एट द हाईएस्ट लेवल। किंगफिशर ब्रांड दिया कोलेट्रल, किंगफिशर ब्रांड एज अ कोलेट्रल दिया गया, वो भी एक ऐसा डाइंग ब्रांड था, खत्म होने वाला था। फाइनेंस लीज एयरक्राफ्ट जो कंपनी ओन ही नहीं करती थी, माल्या की पर्सनल गारंटी, वर्थलेस, कोई मतलब ही नहीं। ये बैंकिंग नहीं, पूरा कॉन्स्पिरेसी था। सीबीआई ने जो ट्रेस किया
वो सुन के शॉक हो जाओगे आप लोग। 263.48 करोड़ ट्रांसफर हुआ एक्सेस आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट्स में। वहां से पैसे अब्रॉड रेमिट किए गए, ट्रांसफर किए गए ओवरसीज वेंडर्स के नाम पे। लेकिन असली यूज फोर्स इंडिया, समझना असली यूज क्या हुआ। फोर्स इंडिया F1 टीम, F1 तो सुना है ना आपने, F1 टीम में करोड़ों खर्च किए गए। प्राइवेट कॉर्पोरेट जेट में करोड़ों खर्च किए गए। यूके में प्रॉपर्टी ली गई लेडी वॉक 80 करोड़ रुपए की। फ्रांस की जो प्रॉपर्टी है ले ग्रांड जार्डिन 250 करोड़ की। लग्जरी प्रॉपर्टीज 350 करोड़ से ज्यादा की। यह मालिया की अय्याशी का खर्चा था दोस्तों। एयरलाइन क्रैश क्रंच में थी, लेकिन मालिया ना लग्जरी शॉपिंग में बिजी था। यह सब प्रोसेस कभी भी कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसमें भी ये नाम शामिल थे जो टॉप मैनेजमेंट के पार्ट थे, जैसे योगेश अग्रवाल जो सीएमडी थे, बीके बत्रा जो डिप्टी एमडी थे, ओवी बुंडेलू जो कि क्रेडिट कमिटी में थे, आर बंसल ये भी क्रेडिट कमिटी में थे, एसकेवी श्रीनिवासन ये भी क्रेडिट कमिटी में थे, बुद्धादेव दास गुप्ता ये जनरल मैनेजर थे। दोस्तों 2010 में ना 322 करोड़ लोन फिनलैंड की विंड ओवाई को दिया गया। फंड यूज हुए इलीगल शेयर परचेज में। आरबीआई गाइडलाइंस डायरेक्ट वायलेट हुआ वहां पे। और 2015 की बात करें, लोन एनपीए जो था वो पूरा लॉस आईडीबीआई को हुआ। सीबीआई के जांच में क्या निकला पता है? टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। गाइडलाइंस इग्नोर की गई जानबूझ के, और जो पैटर्न बहुत क्लियर दिख रहा था, टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, रूल्स नोइंगली ब्रेक किए गए, वीक कोलेट्रल और रेड फ्लैग इग्नोर किए गए, एक्सपोजर लिमिट को बाईपास किया गया। ये बैड जजमेंट नहीं, सिस्टम करप्शन है दोस्तों। रिजल्ट क्या हुआ? आईडीबीआई की जो हालात थी ना 2017-18 में, ग्रॉस एनपीए समझना, एनपीए मतलब पता होगा आप लोगों को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जब कोई लोन लेता है और वो लोन चुका नहीं पाता, 3 महीने कंसीडर किया जाता है। अगर 90 दिन तक या 3 महीने तक अगर पैसा नहीं आता तो वो जो लोन है उसे बैड लोन या एनपीए कैटेगरी में डाल दिया जाता है। दोस्तों ग्रॉस एनपीए जो था वो 27.95% था, इंडिया का हाईएस्ट। नेट एनपीए इनका 12% से ज्यादा था। कैपिटल एडिकेसी जो है वो बहुत कम हो गई थी। कैपिटल एडिकेसी एक वर्ड है, क्या होता है ये? कैपिटल एडिकेसी का मतलब होता है कि बैंक के पास इतना पैसा रिजर्व में होना चाहिए कि अगर कल बैंक को नुकसान हो जाए फिर भी बैंक सरवाइव कर सके। तो इनका कैपिटल एडिकेसी बहुत कम था। आरबीआई ने आईडीबीआई को पीसीए फ्रेमवर्क में डाल दिया। पीसीए क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। आरबीआई का वार्निंग सिस्टम जिसमें बैंक को फाइनेंशियल वीकनेस के कारण स्पेशल निगरानी में रख दिया जाता है, ये उसे कहते हैं। बैंक लिटरली गाइस खत्म हो रहा था। पीएनबी स्कैम वर्सेस आईडीबीआई अगर देखें ना दोस्तों, उस समय क्या हुआ था ना, एक बहुत बड़ा बैंक न्यूज के चर्चों में था जो कि पीएनबी स्कैम था, 14,000 करोड़ का इकलौती न्यूज जिसके चलते देश हिला था। आईडीबीआई मल्टीपल फ्रॉड्स हुआ, टोटल इंपैक्ट सिमिलर, पर स्पॉटलाइट नहीं मिला क्योंकि ये एक बड़ा ब्लास्ट नहीं, ग्रेजुअल कोलैप्स था। अब यहां पे समझिएगा बेल आउट, एलआईसी ने बचाया। 2009 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने एलआईसी को फोर्स किया कि आईडीबीआई को बचाने के लिए काफी फोर्स किया। एलआईसी ने क्या किया? 51% स्टेक ले लिया, 21,624 करोड़ रुपए डाले, मैनेजमेंट कंट्रोल लिया पूरा, और आईडीबीआई रिक्लासिफाइड एज अ प्राइवेट बैंक। अब यहां पे आयरनी क्या थी? पब्लिक इंश्योरर का सब्सिडरी प्राइवेट बन गया। एलआईसी ने क्लीन अप स्टार्ट कर दिया, यानी कि सफाई करना शुरू कर दिया। जो एनपीए 27% था वो 6 से 7% आ गया। नेट एनपीए 12% था वो 1 से 2% पे आ गया। 2024-25 में प्रॉफिट की अगर बात करें तो 1,836 करोड़ का प्रॉफिट। स्टॉक जो है वो 53% ऊपर, बट केसेस अभी भी पेंडिंग। मालिया यूके में, यार आप देखो गवर्नमेंट ना आईडीबीआई बैंक को बेचने की पूरी तैयारी में है। और देखो यूनियंस तो पूरी तरह से ना अपोज कर रहे हैं, जो यूनियन है वो अपोज कर रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि जॉब कट्स का, रिजर्वेशन बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आईडीबीआई एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यार, पब्लिक एसेट्स ही रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू देम। और बिडर्स देखिए कौन कौन है यहाँ पे, जो लोग रिक्वेस्ट डाले हैं इस कंपनी को खरीदने के लिए, बैंक को खरीदने के लिए। फॉरेन डोमिनेंस का पूरा सीन दिख रहा है यहाँ पे। नाम बताऊं, फेयरफैक्स कनाडा से, एमिरेट्स एनबीडी यूएई से, कोटेक खाली एक है जो इंडिया का है, कोटेक बैंक डोमेस्टिक है, लेकिन ओक ट्री यूएसए से है। मतलब समझिए 61% स्टेक फॉरेन हैंड्स में जाने वाला है। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट का टारगेट है 50,000 करोड़, पर भाई आईडीबीआई की बुक वैल्यू देखिए, लेगेसी इश्यूज है, एनपीए कितने हैं, क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? ये सवाल तो बनता है ना। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि रेगुलेटरी रिलैक्सेशन का भी पॉसिबल है।
फॉरेन ओनरशिप रूल्स रिलैक्स हो सकते हैं, स्पेशली सिर्फ इस बैंक के लिए, आईडीबीआई के लिए। बट क्यों ये स्पेशल ट्रीटमेंट, क्यों? क्योंकि मार्च 2025 का पूरा टाइमलाइन देखिए। फरवरी में कंफर्मेशन ऑफ बिड्स हो गया, मार्च 2025 में डेटा रूम इशू रिजॉल्व हो गए, 9 अप्रैल को एसेट वैल्यूअर्स अपॉइंट हो गए हैं, ड्यू डिलिजेंस भी हो चुका है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है बार बार जांच पड़ताल करना पूरी तरह से। आरबीआई क्लियरेंस मिल चुका है, कंडीशनल है पर मिला है। ड्राफ्ट शेयर परचेज अग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है दोस्तों। देखिए यार, अभी ना फाइनेंशियल बिड्स अक्टूबर टू दिसंबर बीच एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट का टारगेट है मार्च 31, 2026 तक प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट करना। करंट बिडर्स का अपडेट अगर मैं बात करूं, बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, अभी मैंने बताया, अब रेस में है, एंटर हो गया है ये रेस में, अलॉन्ग विद ओक ट्री कैपिटल और फेयरफैक्स। पर एक ट्विस्ट है, एमिरेट्स एनबीडीआरबीएल बैंक में $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो आईडीबीआई बिडिंग से प्रैक्टिकली आउट हो गया, जो बिडर्स के लिए एक बिग चैलेंज है। 60% स्टेक एक्वायर करने के लिए बहुत बड़ा अपफ्रंट कैपिटल चाहिए। कोटेक का स्ट्रैटेजी क्या है यार? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कोटेक पार्ट इक्विटी पार्ट कैश मर्जर डील कंसीडर कर सकता है अपने इक्विटी करेंसी का एडवांटेज यूज करके। अब सबसे बड़ा पिक्चर यहां पे क्या है? गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 47,000 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, और आईडीबीआई सेल इसका मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। अनआंसर क्वेश्चन अभी भी है, क्या पता है एक्स ऑफिशियल का क्या होगा, पेंडिंग रिकवरीज का क्या होगा, माल्या रिटर्न्स जो भी है वो करेगा या नहीं, एम्प्लॉयज का फ्यूचर कैसे होगा, कहां होगा, नहीं समझ में आ रहा, कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। यूनियंस स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं, ये कहते हैं कि डीएफआई जो है वो पब्लिक ओनरशिप में रहना चाहिए। एमएसएमई कमिटमेंट्स कंटिन्यू होंगी या नहीं होंगी। और यार हार्ड ट्रुथ ये है कि आईडीबीआई बैंक में 26,562 करोड़ विलफिल डिफॉल्टर्स ने देना है। अभी डिफॉल्टर्स को इतने पैसे देने हैं। आईडीबीआई क्राइसिस इनकॉम्पिटेंस की वजह से नहीं आई, करप्शन की वजह से आई है। पब्लिक मनी क्रोनीज को दी गई, पूरे एम्प्लॉयज जॉबलेस हो रहे हैं और फ्रॉडस्टर्स अभी भी फ्री घूम रहे हैं। कंट्रोवर्सी भी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 1969 का जो बैंक नेशनलाइजेशन डिजायर्ड रिजल्ट नहीं लाया। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए टर्म्स में इससे यूनियंस और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन किया। प्राइवेटाइजेशन एक सोल्यूशन भी हो सकता है और एक एस्केप फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी भी हो सकता है। तो आपका क्या टेक है? प्राइवेटाइजेशन सही है, फॉरेन ओनरशिप रूल्स रिलैक्स हो सकते हैं। करंटली एफडीआई 49% टेक ऑटोमेटिक रूट से 74 तक गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ अलाउड है प्राइवेट बैंक्स पे। ये रिस्क है या अपॉर्चुनिटी? फ्रॉडस्टर्स को पहले अकाउंटेबल बनाओ या नहीं? तो दोस्तों थोड़ा इस पे आप भी राय मशवरा मुझे शेयर करिए, कमेंट पे डालिए कि आपका क्या मानना है इस चीज पे। अब एंड में मैं ना एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोग मुझे देखते होंगे अलग अलग चैनल्स पे। मैं ज्यादातर मेरा जो मेन चैनल है दोस्तों BFSI करियर 24/7। अगर आप चाहते हो कि जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, वॉक इन इंटरव्यूज के मैं वीडियोस बनाता हूँ, डेली अपडेट्स देता हूँ आपको। और अगर आप ना सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो मैं तो चाहता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये सब नॉलेज लेते रहिए। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं प्राइवेट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जॉब नहीं मिल रही है या जॉब की तलाश में है, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए BFSI करियर 24/7, जहां पे मैं वॉक इन इंटरव्यूज, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, सब कुछ पूरी तरह से जॉब रेडी करता हूं मैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास कई सारे अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। मैं जो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा रिसर्च करना सीखिए, रिसर्च करिए, उसके बाद जज करिए। ऑलराइट, चलिए, अगर आपको लगता है कि आप करियर बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं करियर गाइडेंस का सेशन भी करता रहता हूं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट में या जॉब शो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।